नमस्कार। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को ईडी के रिक्वेस्ट पर कोर्ट ने कस्टडी में भेज दिया है। भाई क्यों कस्टडी में भेज दिया, ऐसा क्या कर दिया है केजरीवाल साहब ने, तो उसी बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। कहानी शुरू होती है 2021 से। दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली के चहुं ओर विकास के लिए स्कूल्स के साथ साथ एक शराब के लिए नई नीति लेके आती है जिसे एक्साइज पॉलिसी कहा जाता है ना। उस एक्साइज पॉलिसी में यह कहा जाता है कि दिल्ली में शराब वितरण के लिए हम उसे मॉडर्नाइज करने के लिए नई नीति लेके आ रहे हैं। और वो नीति क्या थी? वो नीति ये थी कि धीरे धीरे सरकार शराब बेचने से या अल्कोहल के वितरण से या फिर इस बिजनेस से पीछे आ जाती और प्राइवेट जो वेंडर्स थे उनको ये लाइसेंस दे दिया जाता। अब उसके फायदे तो बहुत थे दिल्ली वालों को। पहला ये था कि जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, तो वहाँ से आप चुन चुन के अलग अलग भांति भांति प्रकार की सब्जियाँ या और वस्तुएं लेके आते हैं। उसी तरीके से आप लोगों को ये चुनने का भी अवसर प्राप्त होता है, यार मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये वाली चाहिए। यानी कि बहुत ही अच्छा विकास होने वाला था दिल्ली के शराब के वितरण और उसके लाइसेंस को लेकर। दूसरा एक फ़ायदा ये होने वाला था कि आपके घर पर भी ये डिलीवरी हो सकती थी। तो ऐसी कमाल की एक्साइज पॉलिसी दिल्ली की सरकार लेके आई थी। लेकिन अगर इतना विकास होने वाला था तो फिर अचानक क्या हो गया कि आज 2024 में केजरीवाल साहब को कस्टडी में जाना पड़ रहा है। हुआ ये कि 2022 में दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे नरेश कुमार साहब, उन्होंने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के सक्सेना साहब, उनको एक डिटेल भेज दी, रिपोर्ट भेज दिया। उस रिपोर्ट में ये था कि इस एक्साइज पॉलिसी में कुछ प्राइवेट वेंडर्स को जानबूझकर फायदा पहुंचाया गया है और उस फायदा पहुंचाने के बाद आम आदमी पार्टी को भी क्विड प्रो को के नाते फायदा हुआ है। अब वो ईडी की चार्जशीट में ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इस प्राइवेट वेंडर को फायदा दिया गया था जो साउथ का था और इस वजह से गोवा में भी आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है। अभी आपने ध्यान दिया होगा कि के कविता जो हैं साउथ के बीआरएस की लीडर, उनको भी ईडी कस्टडी में लिया गया था। तो क्या है ये सारी डिटेल्स, आइए इस बारे में जानते हैं। तो केस के कुछ मज़ेदार डिटेल्स ये हैं कि एक्साइज पॉलिसी दिल्ली की, फ़ायदा दिल्ली के लोगों को होना था, अल्कोहल दिल्ली के लोगों को मिलनी थी, लेकिन जो प्राइवेट एंटिटीज़ जिनको ये फ़ायदा होने वाला था वो साउथ की हैं। है ना मज़े की बात? यानी कि नॉर्थ से कोई प्लेयर नहीं, ईस्ट से कोई प्लेयर नहीं, वेस्ट से कोई प्लेयर नहीं। कुछ खास लोग जो प्राइवेट एंटिटीज़ थीं, एक साउथ ग्रुप नाम का एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है कथित तौर पर, जो साउथ के बड़े प्लेयर हैं वहाँ अल्कोहल सप्लाई करने के लिए। वो प्राइवेट एंटिटी अचानक से उभर के आ जाती है और जो रिपोर्ट पेश की जाती है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, उसमें ये लिखा जाता है कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको जानबूझ के फ़ायदा पहुंचाया गया है। दो आरोप इसमें सामने आ रहे हैं ईडी के द्वारा। पहला कि जो टेंडरिंग है उसमें कुछ लोगों को ही फ़ायदा पहुंचाने की बात की गई है। दूसरा, जब फ़ायदा पहुंच गया है उसमें जिसको फ़ायदा पहुंचाया है वो लोग बाद में गोवा के इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी के लीडर्स को फ़ायदा पहुंचाने की बात करते हैं। ये एलिगेशन है। अब इसमें क्रेडिबिलिटी यानी भरोसा किस तरीके से आपका बनेगा कि यार इसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, वो ये है कि पिछले साल से जो नंबर 2 थे आम आदमी पार्टी के, मनीष सिसोदिया, वो अभी तक कस्टडी से बाहर नहीं आ पाए हैं। यही नहीं, इसके बाद जो संजय सिंह हैं जो उनके बड़े लीडर हैं, वो भी अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं। तो ईडी के कहने के मुताबिक ये सारे तार जुड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल के बिना ये डिसीजन, ये निर्णय हो ही नहीं सकता था कि इतनी बड़ी एक्साइज पॉलिसी आ जाती, कुछ खास लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाता और कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को भी उसका फ़ायदा मिलता। चलिए ये सब तो ना डिटेल्स की बातें हैं, इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलेगा, कोर्ट से क्या डिसीजन आएगा, ये तो आने वाले समय में हमको पता लग ही जाएगा। लेकिन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि इलेक्शन से पहले यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर करप्शन का चार्ज लग जाए तो क्या कोई भी आम आदमी उस पार्टी को वोट देना पसंद करेगा? अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में कोई छोटा मोटा नाम नहीं है।
और इंडिया अलायंस का वो एक बड़ा नाम भी है और साथ साथ में ममता बनर्जी के क्लोज भी है। यदि ये व्यक्ति का नाम एक करप्शन स्कैंडल में आ जाता है और कैमरे के सामने वो बंदा ईडी की कस्टडी में लगातार रहता है, तो इसका असर आने वाली वोटिंग पे ज़रूर पड़ने वाला है। अब देखिए, कुछ लोग जो मीडिया में कह रहे हैं ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उनसे एक सीधा सवाल है, करप्शन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्या टाइम देख के की जाती है? इलेक्शंस हो जाएंगे तो क्या तब करेंगे? भाई कोई मुजरिम है तो क्या उसके ऊपर आज कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं तो उसको दूसरे तरीके से देखता हूं। यदि ईडी कुछ साबित नहीं कर पाती है तो क्या इसका फायदा केजरीवाल को नहीं होगा? तो इसी सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि या तो अगर ये साबित हो जाता है तो केजरीवाल का नुकसान है, और अगर वो ईडी ये साबित नहीं कर पाती है तो इसमें फायदा लंबे तौर पर केजरीवाल का है। लेकिन इस पर कोई भी राय देने से पहले आपको ये 2-3 सवाल अपने आप से पूछ लेने चाहिए कि ये एक्साइज पॉलिसी बनाने की ज़रूरत क्या थी, जब आपका सारा ध्यान रोड, शिक्षा और बाकी चीज़ों पर होना चाहिए, है ना? ध्यान देने वाली बात है। दूसरा, आपका कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो साउथ ग्रुप है, जिनके कथित तौर पर जो के कविता हैं, बीआरएस की बड़ी नेता, वो भी उसके साथ हैं। आप वहाँ कैसे पहुँच गए? क्या दुनिया में और कोई लोग थे ही नहीं क्या, प्राइवेट एंटिटीज़, जिनको ये लाइसेंस दिया जा सकता था? और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोविड-19 के चलते इन प्राइवेट प्लेयर्स को लाइसेंस की फ़ी में छूट भी दी गई है। अब ये छूट क्यों दी गई, ये दिल्ली की सरकार को नुकसान क्यों कराया गया, और बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की परमिशन के बिना ये कदम क्यों उठाए गए, जिससे दसियों करोड़ का नुकसान सरकार को हुआ? तो ये सवाल तो बनते हैं। ऊपर से एक सवाल और बनता है कि यदि इस केस में दम नहीं है तो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया आज तक कस्टडी से बाहर क्यों नहीं आ पाए? तो ये केस तो इंटरेस्टिंग इसलिए भी होता जा रहा है क्योंकि इलेक्शंस आ चुके हैं। अब केस का नतीजा कुछ भी हो, रात को केजरीवाल साहब कस्टडी में ले लिए गए हैं और अभी कुछ दिनों तक कस्टडी में रहेंगे, तो उसके ऊपर न्यूज़ तो बनती रहेगी। इसको हम ट्रैक करते भी रहेंगे और इसका चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है ये भी देखते रहेंगे। तो आज ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।